गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, हमने पहलवान की ढोलक पार्ट 14 कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आज हम करेंगे, मैंने आपको बोला था कि हम इसका कुंवर नारायण का पार्ट 3 जो है वो पढ़ने वाले कविता के बहाने, लेकिन उसके पहले हम पार्ट 2 कंप्लीट कर लेते हैं। पतंग कविता है ये भी, और ये कविता है आलोक धनवा की। आलोक धनवा मैंने पहले अप्रैल में आपको बता दिया था, इनका जीवन परिचय से एक्सप्लेन कर दिया था। और आज हम कविता में आपको एक्सप्लेन करूँगी पतंग। उसके पहले सबसे पहले हम टुडेज थॉट, आज का थॉट शेयर करेंगे क्लास में। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग और एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग और एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जो सबसे पहले जो भी हमको लाइफ में चाहिए, उसके लिए आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अपने अंदर, अपने ऊपर यदि हमारा विश्वास रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, किसी भी काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले दूसरों पे विश्वास होने के पहले हमको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो पतंग कविता है, ये आलोक धनवा के एक कहानी कविता संग्रह है, उससे लिया गया है। कविता संग्रह आलोक धनवा का, यहाँ उनका एक ही संग्रह दुनिया रोज बनती है, और इसका तीसरी कविता ये है पतंग। आलोक धनवा की जीवन मतलब वो दिया हुआ है इसमें जन्म का, लेकिन 1948 स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इनका बर्थ हुआ था, और इसमें इनका मृत्यु का कुछ डेट वगैरह दी नहीं है। बहुत सारे इनको वो मिले हैं, अवार्ड मिले हैं, सम्मान मिले हैं। तो जब भी आप इसको नोट्स बनाओ या पढ़ो तो आपको इनकी रचनाएं, इनके सम्मान, इनका जन्म, ये सब नोट करना होगा। पेज नंबर 11 पे पतंग कविता शुरू होती है। यहाँ पे जो पतंग के बारे में कवि ने कविता लिखी है, और जो भी कविता में लिखा है ये सब कवि के भावना है, कवि के मन की कल्पना है। कविता या जो भी लिखा जाता है, जो भी लेखक हैं या जो कवि हैं, वो जो भी लिखते हैं वो उनके मन के भाव रहते हैं। वो किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को कैसे देखते हैं, उनके बारे में क्या समझते हैं, उनकी भावनाएं उनके साथ कैसे जुड़ती हैं, ये सब वो कविता लिख के या लेख लिख के, कहानी लिख के अपने भाव मन के प्रकट करते हैं। और उन्हीं भावों को हम अपने कोर्स में या जो भी हम पढ़ते हैं उसमें हम उनके कवि और लेखकों के भावों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पतंग से उन्होंने बच्चों के मन के भाव, पतंग के साथ बच्चों के मन के भाव कैसे रहते हैं, या बच्चों के जीवन में पतंग का क्या महत्व रहता है, वो बताया है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि जब बरसात का मौसम चला जाता है तो उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है, तो सब कुछ साफ साफ और हरा हरा, बहुत अच्छा वातावरण रहता है, आसमान भी साफ हो जाता है। तो सुबह जो होती है, कवि ने यहाँ पे सुबह को कैसा दिखा है, कैसा देखा है, खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल। खरगोश की आंखें लाल होती है, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो यहाँ पे कवि ने सुबह को, जब सूर्योदय होता है तो उस सुबह को उन्होंने ऐसे जोड़ा है, जैसे खरगोश की आंखें लाल होती है वैसे ही सवेरा होता है, मतलब इतना चमकीला। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु आ गई है, और ऐसा उन्होंने बताया है कि शरद ऋतु अपनी तेज साइकिल चलाते हुए आ रही है, और बहुत चमकीला चमकीला सब कुछ चमक रहा है। क्यों? क्योंकि बारिश में सब कुछ धुल जाता है जैसे, और हरियाली बहुत होती है, तो सब कुछ चमक रहा है। पेड़, वृक्ष, प्रकृति बहुत सुंदर रूप में रहती है बारिश के जाने के बाद। मौसम बहुत अच्छा रहता है। तो उस समय
ऐसा लगता है कि शरद ऋतु बच्चों को आमंत्रित कर रही है पतंग उड़ाने के लिए, खुश होने के लिए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। जो शरद ऋतु है वो आसमान को भी साफ कर देती है, हवा को भी इतना मुलायम बना देती है कि बच्चों की पतंग ऊपर तक जा सके। मतलब शरद ऋतु यहाँ पे बच्चों को आमंत्रित कर रही है पतंग उड़ाने के लिए, जिससे बच्चे भी बहुत खुश हो सकें अपनी खुशी को, क्योंकि बारिश में बाहर नहीं जा सकते हैं, सब रहता है, तो उसके बाद बच्चे खुश हों, इसमें शरद ऋतु भी मदद कर रही है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पहला पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ कवि बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि ने यहाँ बताया कि जो पतंग होती है वो दुनिया का सबसे पतले कागज़ से बनने वाली, बांस की सबसे पतली कमानी उसमें लगाई जाती है और सबसे हल्की चीज़ होती है, सबसे हल्का। तो यहाँ कवि ये बताना चाह रहे हैं कि ये विश्वास हमारा इतना दृढ़ होना चाहिए अपने ऊपर। उन्होंने यही बताया कि जब इतना पतला कागज़, इतनी पतली लकड़ियों के सहारे जो पतंग बनाई जाती है, सबसे सस्ता, सबसे पतला, सबसे हल्का, जो इतने तेज हवाओं में जा सकते, तेज हवाओं के वेग के साथ उड़ सकती है, ऊपर उड़ सकती है, हवाओं के को चीरते हुए ऊपर जा सकती है जो पतंग, तो वो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कवि ने अपने आप को आत्मबल के लिए भी प्रेरित किया है, विश्वास के को दृढ़ बनाने के लिए भी प्रेरित किया है कि जब इतनी पतली सी एक कागज़ की पतंग ऊपर उड़ सकती है हवाओं के बीच में, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता वो काम। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। यहाँ कवि बताते हैं कि जो प्रकृति है, जो ऋतु है, वो बच्चों को प्रेरित करती है बाहर आने के लिए, खुश रहने के लिए, ऊंचा उड़ने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, अपनी कल्पनाओं को ऊंची उड़ान देने के लिए प्रेरित करती है। पतंग उड़ाने के बहाने बच्चे बाहर आएं और खुश हों और प्रकृति का आनंद लें। कवि कहते हैं कि जन्म से ही बच्चे अपने साथ लाते हैं कपास, मतलब जन्म से ही बच्चों के अंदर कल्पनाएं होती हैं, बच्चे कल्पना करते हैं। पृथ्वी घूमती, पूरी पृथ्वी जो रहती है वो भी बच्चों को सपोर्ट करती है, वो भी बच्चों को सहारा देने, बच्चों के विश्वास को मजबूत करने के लिए हर जगह उनके साथ साथ पृथ्वी भी घूमती रहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, मतलब बिना कुछ सोचे समझे बच्चे क्यों दौड़ते हैं, उनको पता है हमारे पाँव के नीचे ज़मीन है, हम हवा में नहीं उड़ रहे हैं, हवा में नहीं दौड़ रहे हैं, हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पैरों के नीचे ज़मीन है। ये विश्वास कौन दिलाता है? पृथ्वी दिलाती है। छतों को भी नरम बनाते, जब वो लोग दौड़ते हैं पतंग के लिए, बच्चे खेलने के लिए, तो इतना दौड़ते हैं कि छतें भी नरम हो जाती हैं ताकि उनको कुछ नुकसान ना पहुँचे बच्चों को, इतना दौड़ने। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए बच्चे इतना आवाज़ करते हैं खेलते हुए, दौड़ते हुए, कि चारों दिशाएं उनकी आवाज़ से घूमने लगती है। ऐसा लगता है कि वो सब आवाज़ें बच्चों को जोश दे रही हैं, जोश भर रही हैं बच्चों के अंदर, जिससे उनमें आत्मबल में वृद्धि हो और वो अपने काम को करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जब बच्चे तेज़ दौड़ते हैं और मुलायम होते हैं, नाजुक होते हैं डाल की तरह, छोटे बच्चे, पर फिर भी वो विश्वास के साथ दौड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार एक पतली नाजुक डाली आपने देखी होगी, किसी भी वृक्ष की जो डालियाँ होती हैं, जो पतली पतली नरम नरम टहनियाँ भी होती हैं ना, वो भी हवा में बुरी तरह हिलती हैं हवा के वेग से, लेकिन टूटती नहीं हैं। क्यों? उनको पूरा विश्वास है कि हम
किसी के साथ जुड़े हैं, वृक्ष के साथ जुड़े होने का उनको विश्वास होता है। इसी प्रकार बच्चों में भी विश्वास होता है कि हमारे पैरों के नीचे ज़मीन है, हमें कोई ना कोई बचा लेगा, हम गिरेंगे तो हम गिर के उठ सकते हैं, हम फिर कर सकते हैं। यही विश्वास दिलाने के लिए पृथ्वी हमेशा उनके साथ रहती है और उनको सपोर्ट करती है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, वही जोश जो चारों उनके आवाज़ कोलाहल से जो जोश उत्पन्न होता है, वही उनको विश्वास दिलाता है कि हम यदि गिरेंगे तो हम बच जाएंगे, हमारे नीचे ज़मीन है, हम कहीं गिरने वाले हैं तो हम वापस उठ के फिर अपना खेल शुरू कर सकते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, मर्ज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जिस प्रकार पतंग उड़ती है आसमान में ऊंचा उड़ती है, और ये सबको पता है कि पतंग सिर्फ एक धागे के सहारे इतना ऊंचाई तक जाती है, उसी प्रकार बच्चे भी अपनी कल्पना को पतंग के साथ साथ ऊंची उड़ान देते हैं, बहुत ऊंचा सोचते हैं, बहुत दूर तक का सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं और अपनी कल्पनाओं को, अपने सोच को आगे बढ़ाते जाते हैं। और उनको, क्योंकि जिस प्रकार पतंग को विश्वास है कि वो एक धागे के सहारे बहुत ऊपर तक जा सकती है, और उसी प्रकार बच्चों को भी पूरा विश्वास है कि ये पतंग जिस प्रकार अपनी यात्रा पूरी कर रही है, हम भी अपने कल्पना को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लास्ट पैरा है इसका। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चों को पूरा पता है कि यदि वो गिर भी जाएंगे तो कोई ना कोई उन्हें संभालने वाला है। एक दूसरे के विश्वास के साथ, एक दूसरे के सहारे के साथ, पृथ्वी के सहारे, पृथ्वी उनमें जोश भरती है, पृथ्वी उनमें विश्वास दिलाती है कि मैं हूँ। तो इसलिए जब खेलते खेलते, दौड़ते दौड़ते या पतंग उड़ाते हुए बच्चे गिर भी जाते हैं, और जब गिरने के बाद वापस खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि अरे हमारे पैर में लगी, अरे हमारे सिर में लगी है, लेकिन दूसरे दिन वो दर्द भूल जाते हैं, उनमें वो जोश रहता है फिर से खेलने का। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे गिरते हैं, भूल जाते हैं उनको चोट लगी थी, एक दिन उनको दर्द होता है, रोना आता है, थोड़ी देर के लिए डर भी लगता है, लेकिन वो वापस सब कुछ भूल जाते हैं और फिर नई शुरुआत करते हैं। ये हम बड़े हैं, धीरे धीरे हमारे डर को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने में संकोच करते हैं, लेकिन बच्चों का ऐसा ही है कि वो डर को या तकलीफ़ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। फिर नई शुरुआत होती है उनके लिए, थोड़ा सा लगता है, थोड़े देर का विश्राम लेते हैं, वापस नई शुरुआत करते हैं, फिर पतंग उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि वो, ऐसा नहीं कि वो एक बार गिर गए तो वो डर के बैठ जाते हैं, खेलना छोड़ देते हैं, पतंग उड़ाना छोड़ देते हैं, नहीं, क्योंकि उनका विश्वास दृढ़ है कि ठीक है, कोई बात नहीं। ये अब जब एक बार बच जाते हैं, मतलब एक बार खड़े हो जाते हैं वापस, तो उनका डर फिर कम हो जाता है कि कोई बात नहीं, पैर में लगी है तो वो ठीक हो जाएगा, और वापस फिर वो पतंग उड़ाने के लिए बाहर निकल जाते हैं। और तभी उनको पृथ्वी भी फिर सहारा देने लगती है। कहीं ना कहीं जहाँ वो गिरने जाते हैं, पृथ्वी उनके साथ साथ हर जगह जाती है, उनको सहारा देने के लिए, उनको आगे सपोर्ट करने के लिए। तो ये कविता यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि बच्चों के सपनों को, बच्चों के कल्पना को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको कहीं भी पीछे नहीं खींचना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको विराम नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार पतंग अपनी यात्रा पूरी कर सकती है इतना नाजुक होने के बाद भी, तो हम बच्चों को भी दृढ़ बना सकते हैं, बच्चों का आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उनको पीछे नहीं खींचना चाहिए, उनको हमेशा पृथ्वी की तरह, आकाश की तरह, शरद ऋतु की तरह सपोर्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं आपको फिर मंडे को भेजूंगी PDF क्वेश्चन आंसर का, और इसमें भाव पल्लवन, पद्यांश, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब है। तो ये 3 पैराग्राफ हैं इसके, तो जैसे आपको उसको तैयार करना है नोट्स, वैसे आप उसको तैयार करो। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, और उसके साथ एक लाइन संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम करते हैं, उसके बाद एक लाइन या तो लास्ट में या संदर्भ प्रसंग के बाद आपको करनी है विशेष।
उस पद्यांश में विशेष क्या है। जैसे यदि ये पद्यांश है तो इस पद्यांश की क्या विशेषता है, कवि ने बच्चों की कल्पनाओं को महत्व दिया है, या भाषा का कौन सा प्रयोग हुआ है यहाँ पे, या अलंकार प्रयोग किए गए हैं, समास के शब्द प्रयोग किए हैं, तो ये सब विशेष में हम लिखेंगे। जब मैं आपको भेजूंगी तो आप उसको देख लेना, और आप ओन वर्ड्स में भी संदर्भ प्रसंग की मतलब व्याख्या कर सकते हो पद्यांश की। तो यदि आप पढ़ के समझ के आप लिखना चाहो तो वो भी लिख दो, या जो PDF में आएगा वो भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, बाय एवरीवन।